वो कहाँ हुई है? वाटर मेट्रो। वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? अब देखो, ये पहला तो ये देखेंगे मेट्रो, वाटर मेट्रो, इनमें फ़र्क क्या है? ये क्या है? पानी में चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर बोट हैं। पानी के अंदर चलने वाली इलेक्ट्रिक मोटर मोट, मतलब वो पेट्रोल या डीजल पर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो किस पर डिपेंड है? पानी पर। तो उनको नाम दिया गया है वाटर मेट्रो। ठीक है, वाटर मेट्रो। तो वाटर मेट्रो कहाँ पर चलाई गई है, उसकी शुरुआत हुई है? तो वो शुरुआत हुई है बेटा कोच्चि में। भाई कोच्चि कह दो या कोचीन कह दो, कोच्चि कह दो या कोचीन कह दो, एक ही बात है। कोच्चि या कोचीन में वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई। तो वाटर मेट्रो में क्या हुआ होगा? जो नौकाएं हैं वो किससे चली हैं? इलेक्ट्रिक, जिससे उनसे किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो। तो वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है वो कहाँ हुई? कोच्चि या कोचीन में। और कोच्चि या कोचीन जो है वो किस राज्य में है? कोच्चि कहाँ है? केरल में। एक ये भी याद रखें। एक चीज़ और याद रखें, ये जो कोच्चि या कोचीन है, हाँ, इसको एक उपनाम दिया जाता है। मैंने कई बार बोला भी है, अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? कोच्चि या कोचीन को। क्वीन ऑफ अरेबिक सी, क्वीन ऑफ अरेबिक सी किसे बोला जाता है? कोच्चि या कोचीन को कहते हैं। और इसी कोच्चि में भारत का सबसे लंबा शिपयार्ड है। तो यहाँ भारत का सबसे लंबा शिपयार्ड है। सबसे लंबा शिपयार्ड कहाँ का है? सबसे लंबा या सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ का है? कोच्चि का। भाई मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ है? और गोल्डन रीच कहाँ है? और हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम। तो ऐसी कोचीन शिपयार्ड कहाँ का है? केरल का सबसे लंबा शिपयार्ड है। और इसी शिपयार्ड पर, ये जो कोच्चि शिपयार्ड है, यहीं पर है ना, हमने बनाया है INS विक्रांत। INS विक्रांत का निर्माण, INS विक्रांत का निर्माण कहाँ हुआ भैया? कोच्चि शिपयार्ड में। याद रखेंगे, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? भारत का सबसे लंबा शिपयार्ड कहाँ है? और INS विक्रांत का निर्माण कहाँ पर हुआ है, जो कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। अब बात करते हैं, दो एक बात है मेट्रो पर। विश्व में मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में मेट्रो की शुरुआत वर्ल्ड में पहली बार मेट्रो चलाई गई कहाँ पर? तो वो चलाई गई थी लंदन में। लंदन मतलब ब्रिटेन में। लंदन या ब्रिटेन में। और लंदन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? टेम्स नदी के किनारे पर। एक और सवाल इसी से ऐड कर लेना यहीं से,
भाई भारत में मेट्रो की शुरुआत, भारत में मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। कलकत्ता से मेट्रो शुरू हुई है भारत में, मतलब पश्चिमी बंगाल। हम बात कर रहे हैं भूमिगत मेट्रो की, ज़मीन के अंदर, ठीक है। भूमिगत मेट्रो ज़मीन के अंदर, कलकत्ता से उसकी शुरुआत हुई थी। और दिल्ली मेट्रो के जनक आते हैं। दिल्ली मेट्रो का जनक किसे कहा जाता है? एक सवाल ये भी आता पेपर में। तो दिल्ली मेट्रो के जनक उनका नाम क्या है? ई श्रीधरन। तो उनका नाम है ई श्रीधरन। ये दिल्ली मेट्रो के जनक माने जाते हैं। दिल्ली मेट्रो के जनक माने जाते हैं ई श्रीधरन। भारत में मेट्रो शुरू हुई कलकत्ता से और वर्ल्ड में शुरू हुई ब्रिटेन से या लंदन से। और वाटर मेट्रो की शुरुआत जो हुई है वो कोच्चि, और कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। और कोच्चि में भारत का सबसे लंबा शिपयार्ड है और इसी शिपयार्ड पर INS विक्रांत का निर्माण हुआ है, जो भारत का स्वदेश तकनीक से निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत है। पहला विमान वाहक युद्धपोत है। इस समय हमारे पास 2 बड़े जंगी जहाज़ हैं, युद्धपोत हैं। इसमें एक का नाम है INS विक्रमादित्य और एक का नाम है INS विक्रांत। पहला वाला विक्रांत जो था वो रिटायर हो गया और उसे बेच दिया गया बाद में, ठीक है, जो हमने ब्रिटेन से ख़रीदा था। तो पहला ख़रीदा था हमने विक्रांत, फिर आया INS विराट, फिर आया जो हमने रसिया से ख़रीदा था एडमिरल गोर्स्कोप के नाम से चलता था वहाँ पर, उसका नाम था INS विक्रमादित्य। और फिर हमने खुद बनाया है अपना और उसका नाम क्या है? INS विक्रांत। चलिए एक और सवाल। चलिए सवाल यह है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय। पहले भारतीय का क्या नाम है जिन्होंने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता? उनका क्या नाम है? सन 2023 में, मतलब पिछले साल, बैडमिंटन में एक जोड़ी का नाम बड़ा पॉपुलर हुआ, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। उनको 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया, सुना होगा। तो उन्होंने युगल कैटेगरी में, युगल का मतलब होता है पेयर कैटेगरी में, बैडमिंटन में जो एशिया चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा कारनामा करने वाले वो पहले भारतीय युगल जोड़ी थी, मतलब भारतीय युगल या भारतीय जोड़ी थी जिसने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पहली बार गोल्ड मेडल जीता। लेकिन SSC बिल्कुल पीछे चली जाती है,
कहती पहली बार गोल्ड मेडल जीता गया था वो किसने जीता था। ये तो एक जोड़ी है, इनसे पहले एक गोल्ड मेडल जीता, ये दूसरे बने हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो इनसे पहले सबसे पहले किसने बैडमिंटन के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता था, तो उनका नाम जो है, उनका नाम आता है दिनेश, उनका नाम है दिनेश खन्ना। दिनेश खन्ना, उन्होंने एकल कैटेगरी में, मतलब सिंगल्स में, देखो बैडमिंटन के जो गेम्स होते हैं ना उनमें अलग अलग प्रतिस्पर्धाएं होती हैं। जैसे सिंगल पुरुष, तो एक पुरुष इधर है एक पुरुष उधर है, फिर आएगा सिंगल वुमेन, एक महिला इधर एक महिला उधर, तो 2 कैटेगरी हो गई। फिर आता है डबल मेंस, 2 पुरुष इधर और 2 पुरुष इधर। फिर आता है डबल वुमेन्स, 2 महिला इधर और 2 महिला। फिर आता है मिक्स डबल, 1 पुरुष और 1 महिला इस साइड में और 1 पुरुष और 1 महिला दूसरी साइड में। तो ऐसे टेनिस में होता है, तो 5 कैटेगरी बनती हैं। कितनी? तो इन्होंने जो है, दिनेश खन्ना ने मेंस का खिताब जीता था एकल वाला, और वो गोल्ड मेडल था, बहुत पुराना मैच था वो 1965 में। क्योंकि मैंने कहा नहीं कि एसएससी या तो करंट पूछेगी या फिर बिल्कुल ओल्ड में चली जाएगी और वो कहेगी कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो पहले भारतीय तो दिनेश खन्ना थे। अब पहली जोड़ी किसकी है, तो पहली जोड़ी के रूप में नाम 2 खिलाड़ियों का सामने आया। एक नाम है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, और उनके जोड़ीदार, उनका नाम है चिराग शेट्टी। और ये 2023 में इन्होंने जीता। अब इसमें क्या आएगा, देखो पहला खिताब जो जीता दिनेश खन्ना ने जीता गोल्ड मेडल, और ये दूसरा खिताब जो जीता है ये जोड़ी ने जीता है। अगर वो ऐसे कह दें कि बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जोड़ी कौन सी थी, अगर जोड़ी को पूछेंगे तो नाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का आएगा, और पूछेगा कि पहले बार किसने जीता था तो नाम दिनेश खन्ना का आएगा। ठीक है। अच्छा देखो, इन दोनों को ही पिछले साल 2023 में पिछले साल इनको एक सम्मान दिया गया जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो कि भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, वो इनको मिला। तो एक अच्छा सवाल है। तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, पूछा जाएगा। चलिए, एक सवाल है, और सवाल ये है कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बना है, उसका नाम है नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ बनाया गया है, जिसका उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो नाम है उसका नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये बनाया गया है, और ये कहाँ है, क्योंकि नाम उसका नमो पर आधारित है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन भी करा। तो
कहाँ पर ये बनाया गया है? देखो, जब कभी संस्थाएं बनती हैं तो पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर बना है? तो इसकी स्थापना हुई है सिलवासा में। कहाँ है? सिलवासा। देखिए, पहले दमन और दीप दोनों, पहले एक था दादर नागर हवेली, तो दादर नागर हवेली की राजधानी सिलवासा हुआ करती थी और दमन और दीप की राजधानी दमन हुआ करती थी। अब सरकार ने दोनों को एक ही यूटी बना दिया, यूनियन टेरिटरी, और उसका नाम दे दिया दादर नागर हवेली तथा दमन और दीप, और अब उसकी राजधानी बनाई गई दमन। तो राजधानी दमन है, लेकिन सिलवासा आज भी दादर नागर हवेली में है और वो एक सिटी है, और वहीं पर नमो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सरकार ने बनाया है। इसका मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई होगी, एजुकेशन दी जाएगी, वो मेडिकल की होगी और मेडिकल पर रिसर्च भी होगी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ रिसर्च सेंटर भी है ये, तमाम बीमारियों पर और तमाम मेडिकल से संबंधित चीज़ों पर रिसर्च भी होती है, ठीक है। चलिए, एक नाम आया है, एक किताब आई है जिसका नाम है स्मोक एंड एसेज। एक पुस्तक है, चूँकि उसका लेखक बड़ा है, एक किताब आई और उस पुस्तक का नाम है स्मोक एंड एसेज। ये किताब आई है अभी 2023 में। पूछ लेंगे स्मोक एंड एसेज को किसने लिखा है, ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी में लिखने वाले एक लेखक हैं और उनका नाम है अमिताभ घोष। लेखक का नाम है अमिताभ घोष। उनकी एक किताब है जिसका नाम है स्मोक एंड एसेज। अच्छी किताब है, मालूम कर सकते हैं। और इनकी पुरानी किताबें भी कई बार पेपर में आई हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने यही किताब लिखी है, इससे पहले भी वो कई सारी किताबें लिख चुके हैं। तो उनकी कुछ प्रमुख किताबें भी हैं, उनको देख लो। इनकी प्रमुख किताब है, या ऐसे कह सकते हैं प्रमुख अन्य किताब है, प्रमुख अन्य पुस्तकें। जैसा आपने नाम सुना होगा कि सलमान रुश्दी कुछ भी लिख दें, वो एसएससी उठा लेती है ना। अरुंधति राय ने कुछ भी लिखा, वो एसएससी ने पूछ लिया, ठीक है। तो ऐसे ही इनका नाम है, और ये जो भी लिखते हैं अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इनकी एक किताब आई थी जिसका नाम था जंगलनामा। क्या नाम था बेटा किताब का? जंगलनामा, ठीक है। इन्होंने किताब लिखी थी द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन। इनके द्वारा एक किताब लिखी गई जिसका नाम था द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड। टाइड जिसको कहते हैं ज्वार, ज्वार या तूफान नहीं होता, समुद्री तूफान, तो द हंग्री टाइड। और ये एकमात्र ऐसे लेखक हुए हैं जिनको ज्ञानपीठ मिला है। जबकि आपको पता होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 राजभाषाओं के लेखकों को मिलता है। और 8वीं अनुसूची में जो 22 राजभाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी नहीं है, यह है, लेकिन फिर भी अभी तक एकमात्र ऐसे लेखक हैं अंग्रेजी के जिनको ज्ञानपीठ मिला है। अंग्रेजी के एकमात्र लेखक जिनको ज्ञानपीठ मिला, उनका नाम क्या है? बोलो। तो ये सवाल ऐसे भी एसएससी
पूछ लेगी आपसे। देखिए अंग्रेजी भाषा के एकमात्र लेखक जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और अभी मिला 4-5 साल पहले 2019 में। 2019 में इनको ज्ञानपीठ मिला, और अंग्रेजी के अकेले हैं अभी तक। हालांकि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ नहीं दिया जाता, लेकिन इनको ज्ञानपीठ मिला है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए, एक चर्चा में नाम आया है, और वो नाम आया है सितवे बंदरगाह का। एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे बंदरगाह। सितवे बंदरगाह चर्चा में रहा। ये नाम ना पूछ लेते हैं, ऐसे ही पूछ लेंगे कि बताओ सितवे बंदरगाह जो है वो कहाँ का है। तो आपसे केवल नाम पूछा जाएगा कि बताओ सितवे बंदरगाह कहाँ का है, और वो चर्चा में रहा था अभी पीछे। तो कहाँ का है सितवे बंदरगाह? तो सितवे बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी में है, और वो म्यांमार का है। कहाँ का? और म्यांमार में भी क्या है, राजनीतिक हलचल है। म्यांमार में भी स्थिरता नहीं है। स्थिरता होने का मतलब ये होता है कि हर 5 साल के बाद चुनाव हो, नई सरकार आए या पुरानी सरकार की वापसी हो, और लोग जो शांतिपूर्वक जो है अपना काम करें। ठीक है। लेकिन म्यांमार में भी रोहिंग्याओं को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर बड़ी उठापटक चल रही है म्यांमार में भी। तो ये बंदरगाह जो है म्यांमार का है, और इस बंदरगाह का संचालन जो है वो भारत सरकार के द्वारा हुआ है। भारत सरकार ने इसका संचालन करा है। तो सवाल ये आएगा कि सितवे बंदरगाह किस देश का, तो म्यांमार आंसर लगेगा। और सितवे बंदरगाह का संचालन किसने शुरू करा है? तो भारत ने शुरू करा है। ठीक है, ये याद आपको रखना है। दुनिया के कुछ पोर्ट हैं जो बड़े फेमस हैं, जैसे एक आता कॉफ़ी पोर्ट, कॉफ़ी बंदरगाह, सेंटोस, बोलो सेंटोस आता है। जैसा कि हम्बन तोता बड़ा चर्चा में रहता। हम्बन तोता तो श्रीलंका का है, चाइना के अंडर में है ना। जैसे कि ग्वादर बंदरगाह चर्चा में रहता, तो ग्वादर पाकिस्तान का कराची में, और वो भी चाइना के कब्ज़े में है। ठीक है। चाबहार चर्चा में रहता है। चाबहार ईरान का है, और जिसका डेवलपमेंट भारत के द्वारा किया गया है। ऐसे इसका भी डेवलपमेंट भारत ने करा है, सितवे बंदरगाह। तो सितवे बंदरगाह किस खाड़ी में है, अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सितवे बंदरगाह जिस खाड़ी में है उसका नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या नाम भैया? बंगाल की खाड़ी। सितवे बंदरगाह किस देश का है? तो देश का नाम हो जाएगा म्यांमार। अच्छा देखो, म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देशों की राजधानी और मुद्रा हमें पता होनी चाहिए। तो मुद्रा क्या है? म्यांमार की करेंसी क्या है? कियात। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है कियात। आधे कैसे बनता है? क्योंकि देश आधे में ऐसा बनता है। ठीक है। और यहाँ की जो राजधानी है ना, राजधानी, यहाँ की राजधानी है नाय पी ताओ, है ना। पहले क्या था? पहले एक राजधानी हुआ करती थी यहाँ, जिसका नाम था रंगून। क्या था? रंगून जो था यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। और रंगून में एक जेल थी,
जहाँ पर बहादुर शाह जफर को रखा गया था। रंगून में उसकी डेथ हुई थी, बहादुर शाह जफर। यहीं पर एक मांडले जेल है, मांडले जेल में रखा गया था बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है, मांडले जेल यहीं पर है म्यांमार के। अच्छा बताओ फिर म्यांमार का पुराना नाम क्या है? बोलो, इसका पुराना नाम क्या है भैया? बर्मा। अच्छा, म्यांमार का चलो फिर उपनाम क्या है? जब बात चली पड़ी तो दो चार बातें और करेंगे। म्यांमार का उपनाम है सुदूर पूर्व धान का कटोरा, या फिर इसको पता क्या कहते हैं? पैगोड़ा की भूमि। क्या कहते हैं इसको? पैगोड़ा की भूमि। पैगोड़ा की भूमि कहते हैं किसको? म्यांमार को। चलो एक बात और देखते हैं, जब बात चली पड़ी तो दो बातें और लिखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में आया था और क्वेश्चन में ये आया था कि म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? म्यांमार की सबसे लंबी नदी क्या नाम है उसका? इरावदी। देखो, इरावदी और इंद्रावती में कंफ्यूज ना हो। इरावदी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है और इंद्रावती जो है वो भारत में है, वो गोदावरी की सहायक है। चित्रकूट जलप्रपात है इंद्रावती नदी पर। ठीक है, और एक सवाल और आता है, म्यांमार का सबसे लंबा पर्वत। म्यांमार का सबसे लंबा पर्वत, तो म्यांमार का सबसे लंबा पर्वत है अराकान योमा। अराकान योमा म्यांमार का सबसे लंबा पर्वत है। अच्छा, बात चल रही थी बंदरगाह की, वो तो हम छोड़ बैठे। एक लाइन और लिखे फिर। ये जो बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, इस बंदरगाह का संचालन किसने करा है? तो सितवे बंदरगाह का संचालन भारत द्वारा किया गया है। बस याद रखें सितवे बंदरगाह कहाँ का है। तो म्यांमार का एक बंदरगाह है सितवे बंदरगाह, और उसका संचालन किसने करा है? भारत सरकार के द्वारा हुआ है। ठीक है, किस खाड़ी में है? तो वो बंगाल की खाड़ी में है सितवे बंदरगाह। एक नाम है नाम है उसका दाबकी भूमि बंदरगाह। कहाँ पर है? वो भी अभी बना है पिछली बार। दाबकी भूमि बंदरगाह, क्योंकि बंदरगाह समुद्रों में होते हैं। ठीक है, इसका नाम रखा गया भूमि बंदरगाह। जैसा वो आपने एक नाम सुना होगा, क्वेश्चन आया था और एसएससी ने तुरंत पूछ लिया वो, है ना, कि बताइए बंकर संग्रहालय किस राज्य के राज्यपाल का निवास स्थल है? तो बंकर संग्रहालय जो है वो निवास स्थल है महाराष्ट्र के राज्यपाल का। और जैसे ही सवाल आया तुरंत एसएससी ने उठा लिया वो सवाल। तो ऐसी दाबकी भूमि बंदरगाह, ये कहने लगे कि भूमि बंदरगाह कहाँ पर है बताओ। भूमि बंदरगाह कहाँ पर है? तो आप सोचोगे कि यार सवाल ही उल्टा हो रहा दिखा है, बंदरगाह तो पानी में होते हैं, भूमि बंदरगाह है। ठीक है, तो भूमि बंदरगाह कहाँ है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दाबकी। दाबकी भूमि बंदरगाह दाबकी भूमि बंदरगाह ये किस राज्य में है? तो राज्य का नाम है मेघालय। कहाँ है? मेघालय में है। और मेघालय में गारो, खासी, जयंती और मिकिर की पहाड़ी हैं। तो पश्चिमी मिकिर की पहाड़ी के पास है। ठीक है, तो यह पश्चिमी जयंतिया पहाड़ी, मिकिर नहीं जयंतिया
के पास है। बस नाम याद रखना है। दाब की भूमि बंदरगाह कहाँ पर बनाया गया है? मेघालय में। एक अजय बोरियर के नाम से युद्धाभ्यास होता है। अजय बोरियर के नाम से किस किस के बीच में होता है? अजय बोरियर युद्धाभ्यास, ठीक है, हर बार ही होता है। बस नाम आपको याद रखना होता है। अजय बोरियर युद्धाभ्यास। बस आपको देश याद रखने हैं कि किन किन देशों के बीच में होता है। तो एक तो हमारा देश है भारत, और दूसरा देश है ब्रिटेन। ब्रिटेन और भारत के बीच में हर बार एक युद्धाभ्यास होता है, जिसका नाम क्या भैया? अजय बोरियर, जिसका नाम है अजय बोरियर। – 2023 की मूवियों के लिए 2024 में 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो फिल्मों में दिए जाते हैं, तो बेस्ट मूवी कौन सी थी? नंबर के हिसाब से आपको याद रखना है। नंबर इसका यह है 81वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड। 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये 2024 में दिए गए हैं। इसका मतलब फिल्में जो आई होंगी वो 2023 में आई होंगी। तो 2023 में मूवी आई और फिर उनको देखा गया, पसंद किया गया लोगों के द्वारा, और फिर उनको अवार्ड दिए गए। देखो, जब कभी भी इंटरनेशनल अवार्ड पूछे जाएंगे तो लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है। 50 प्रकार के अवार्ड होते हैं, है ना। हाँ, डिजाइनर को अलग मिलता है, जो कपड़े वगैरह बनाता है ना, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो होते हैं। मेकअप करने वालों को अलग मिलता है, साउंड मिक्सिंग का अलग होता है, गीतकार को अलग मिलता है, गाने वाले को अलग मिलता है ना, संगीत वाले को अलग मिलता है। तो बहुत सारे अवार्ड होते हैं, सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। पेपर में हम तो हमेशा ही कहते हैं कि आपको 4 बातें याद रखनी होती हैं बस, केवल बेस्ट मूवी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। भाई, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा था, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी थी, सर्वश्रेष्ठ मूवी कौन सी चुनी गई, और उस मूवी को चुना गया तो किसने बनाया, फिर उसका डायरेक्टर कौन है। तो देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित हुई, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, आप इसे अंग्रेजी में बेस्ट मूवी कह सकते हैं, तो ये अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को। ओपेनहाइमर, एक पिक्चर थी ओपेनहाइमर, उसको बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया गोल्डन ग्लोब में। देखिए, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, अभिनेता मतलब जो हीरो थे, एक्टर थे, उनका नाम था मर्फी, है ना। क्या नाम था? किलियन मर्फी। और इनकी जो फिल्म थी जिसमें इन्होंने रोल अदा करा था, फिल्म का नाम भी यही था, ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक,
सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो क्रिस्टोफर नोलन, क्रिस्टोफर नोलन को मिला और इनकी फिल्म का नाम था ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर मूवी को बेस्ट मूवी का दर्जा, ओपेनहाइमर के जो डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन, उनको बेस्ट डायरेक्टर का दर्जा अवार्ड मतलब, और इसी के हीरो किलियन मर्फी को भी बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। सबसे ज़्यादा अवार्ड इसी ने जीते। और अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये सम्मान मिला, ये जीता, उनका नाम था लिली गोल्डस्टोन। लिली गोल्डस्टोन। और इनकी जो मूवी थी उसका नाम था किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। एक सवाल ध्यान होगा आपको, लिली का देश किसे कहते हैं? अगर सवाल कभी कभी ये पूछ लें आपसे तो ऐसे सवालों का भी ध्यान रखो। उसे कहते हैं लिली का देश। लिली का देश किसे कहते हैं बेटा? कनाडा को। और इसी को बोला गया है, कनाडा को ही एक नाम और दिया गया है, हिंदी में तो कहते हैं बर्फ़ की महिला। बर्फ़ की महिला किसी का बोला गया भैया? कनाडा को बर्फ़ की महिला भी कहते हो, और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? लेडी ऑफ आइस। और ये सवाल अभी पेपर 2024 में आया था। 2024 के एक स्टेट के हाई कोर्ट के पेपर में सवाल पूछा गया था कि किस देश को लेडी ऑफ आइस कहा जाता है? लेडी ऑफ आइस किसे कहते हैं? और दिमाग घूम गया इसमें। लेडी ऑफ आइस, ये फिल्म का नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। इधर लिख के देता हूँ मैं, इधर लिख के देता हूँ, चिंता ना करें, इधर लिख देते हैं किलर्स, किलर्स ऑफ द फ्लावर फ्लावर मून या फ्लावर्स मून। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड ठीक है, याद रखें। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी, बेस्ट मूवी ओपेनहाइमर, बेस्ट एक्ट्रेस बोलो लिली गोल्डस्टोन, और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन। बस 2-4 बातें याद रख लोगे, क्योंकि ऐसा ना एसएससी जो है यहाँ से भी सवाल उठा लेती है। वो तो जो बड़े किरदार होते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ ढूंढ के एक मिक्स पेपर को सेट करती है एसएससी। एक सवाल है असम वैभव पुरस्कार, असम वैभव पुरस्कार, और ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ये भी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, असम वैभव पुरस्कार, इसके बारे में एक सवाल पूछा गया, कहा जाता है यह असम का सर्वोच्च सम्मान है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को जो है अपने अपने राज्यों की तरफ से हर साल लोगों को
जो सम्मान है वो दिए जाते रहने चाहिए। उससे क्या होता है, सम्मानों से क्या होता है, सम्मानों से लोगों में एक दूसरे को देख कर अच्छे गुणों की रिपीटेशन होती है। भाई एक बात बताओ, अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है और आप जो है उसे शाबाशी देते हैं, तो जो बच्चे उसको देख रहे हैं उस समय मौजूद है, उन पर कहीं ना कहीं उसका असर ज़रूर पड़ता है। और वैसे भी ये भारत है, यहाँ तो खरबूजे को देख कर खरबूजा रंग बदलता। अच्छे लोगों को देख कर अच्छे लोग बनते हैं और बुरे लोगों को देख कर बुरे लोग बनते हैं, है ना। तो जैसा किरदार सामने होता है ना बच्चों के भी, वो वैसे बन जाते हैं। हाँ, 3-3, 4-4 साल के बच्चे अल्लू अर्जुन बनकर घूम रहे थे, है ना, फायर में। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो किरदार देखिए आप, वो अल्लू अर्जुन का वो किरदार बच्चों के ऊपर भी कितना रंग उसने जमाया। अब जो कह रहा कि वो उस डायलॉग को बच्चा बोल लिया है 4 साल का 6 साल का, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में वो किरदार भी है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सिर्फ डायलॉग ही नहीं होता, इसका मतलब वो उस किरदार से प्रेरित है। अगर वो अच्छा किरदार है तो अच्छे लोग बनेंगे, और वो किरदार निगेटिव है तो लोग निगेटिव बनते हैं, लोग निगेटिव बनते। किरदार का बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, क्योंकि जैसा हम देखते हैं सामान्यतः वैसा बन भी जाते हैं, वैसा हम बन भी जाते हैं। तो इसलिए सरकारों को कोशिश करते रहना चाहिए कि वो हर स्टेट जो है अपने अपने नागरिकों को, अच्छे लोगों को चुने, उन्हें सम्मान दे। इससे क्या होता है ना कि एक होड़ सी लोगों में लग जाती है अच्छा बनने की या अच्छा करने की। वहाँ से हम लोग प्रेरित होते हैं, वहाँ से हमें प्रेरणाएँ मिलती हैं। और अच्छा कर लो तो भी सम्मान ना मिले, बुरा कर लो तो भी सम्मान ना मिले। घर में 4 भाई होते हैं, एक बेचारा, हाँ कहते हैं कोलू के बैल की तरह काम करता, ठीक है, मतलब वो खेती का काम भी करता है, घर का काम भी करता है, बाहर के काम उसे मिलते हैं उनको भी संपन्न करता है, और बाकी 2 हैं बहुत ज़्यादा हेडेक घर की लेते नहीं। तो उसे अगर सम्मान ना दिया जाए तो उसका मनोबल भी टूट जाता कि यार ये तो कुछ कर ही ना रहे तो मैं क्यों करूं भाई, है। तो इससे प्रभाव तो पड़ता है। एक्चुअल में असम वैभव पुरस्कार जो था ये 2021 में शुरू करा गया था। कब? 2021 में। और पहली बार ये असम का सर्वोच्च सम्मान जो था वो रतन टाटा को दिया गया, और रतन टाटा की अभी डेथ हुई है। और बड़ा नाम रहा टाटा इंडस्ट्री में, है ना, या भारतीय उद्योग जगत में रतन टाटा का बहुत बड़ा नाम रहा। तो इसलिए क्या होता है ना, एसएससी इन सवालों को ढूंढ रही होती है और वो तुमसे इतना कह के निकल जाएगी कि पहला असम वैभव पुरस्कार किसे मिला था। अब आप ढूंढ रहे हैं कि असम वैभव पुरस्कार किसे मिला होगा। एक्चुअल में वो क्यों पूछ लिया 2021 का भी, इसलिए पूछ लिया क्योंकि मुद्दा अभी नया था। रतन टाटा का जो मुद्दा था वो अभी नया था। तो इसलिए याद रखें ये सम्मान 2001 से शुरू हुए और पहली बार 2021 में ये सम्मान दिया गया रतन टाटा को। मैं आपको बता दूं, कितने पढ़ लेना, ये ध्यान रखना, एसएससी में अच्छे नंबर अगर लाने हो जीके के मामले में तो करंट को ज़रूर पढ़ते रहें, क्योंकि घटनाएं आपको लगती हैं कि पुरानी हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी तरोताज़ा हुई हैं, और एसएससी इन्हीं चीज़ों को पकड़ कर चलता। हमने बहुत एसएससी पे अध्ययन करा और हमने इस चीज़ को देखा कि अगर आप केवल जीके के पीछे पड़े हुए हैं, मैं कल्चर कर लूँ, कल्चर भी पता क्या है आपको शायद ना पता हो कि कौन कौन से कलाकार पूछे जाते हैं। एक तो वो हैं 10-5 कलाकार, 10-20 कलाकार जो मतलब उनके नाम का पेटेंट बना हुआ है कि वो आंगे आंगे, ठीक है, वो 10-5 कलाकार हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हज़ारों कलाकार हैं। हमारे पेपर में हर बार नया आता, तो हम इस हेडक में रहते हैं यार हमने ये ही नहीं पढ़ा, बस कलाकार तो बहुत पढ़े हैं, ये कौन सा कलाकार है जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता, ठीक है। तो वो कलाकार का नाम कहीं ना कहीं करंट में आया है, या तो उसे कोई सम्मान मिला है, या भाई उसने कुछ नया कहीं प्रदर्शन करा है, या फिर उसकी डेथ हो गई है। इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के एसएससी सवाल बनाती है। तो रतन टाटा इम्पोर्टेंट नाम बन जाएगा असम वैभव के मामले में।
सन 2022 में दूसरा असम वैभव पुरस्कार जो दिया गया वो मिला डॉक्टर तपन सेकिया को। मेडिकल साइंस में डॉक्टर तपन सेकिया को ये सम्मान मिला 2022 का। और ये 2023 का जो सम्मान दिया गया पिछले साल, ये 2023 का सम्मान दिया गया पिछले साल रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई, और जो रंजन गोगोई है वैसे वो असम के रहने वाले हैं और वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, है ना। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई आदमी एज ए जज रहा हो बहुत बड़ी बात है, और चीफ जस्टिस बने हो तो और भी बड़ी बात है, ठीक है। और इस समय राज्यसभा के मेंबर हैं, ये राज्यसभा से भी के मेंबर हैं। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने इनको मनोनीत करा, किनको? रंजन गोगोई को, ठीक है, रंजन गोगोई को। तो ये हो गए हमारे कुछ पुरस्कार वगैरह, और अपडेट ज़रूर होना चाहिए, होती रहेंगी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं सवाल मिक्सअप वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई।